जय हिंद। भारतीय बैंकों का इतिहास को आज हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार भारत में बैंकिंग प्रणाली की विकास हो पाई। तो यदि बैंकों का विकास का बात अगर करते हैं तो सबसे पहले पूरे विश्व में इटली में इसकी स्थापना हो पाई। इटली उस समय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे मजबूत देश के रूप में उभर रहा था और वे अपने अर्थव्यवस्था को और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उसने यूरोप के क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का स्थापना प्रारंभ किया। इटली के बाद धीरे धीरे लगभग यूरोप के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सिस्टम विकसित हो गई, किंतु भारत में इसकी शुरुआत बहुत बाद में देखने को मिली। जब भारत में सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, तो उस समय भारत में जो लेन देन की क्रिया थी, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसे अदला बदली भी कहा जाता है। धीरे धीरे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीस भारत में आते गए, लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हो गई, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला। भारत के द्वारा निर्मित सभी अर्थव्यवस्थाओं को यूरोपियन कंपनियों ने एक एक करके समाप्त करना प्रारंभ कर दिया और भारतीय सूबों को भी अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण भारत का जो व्यवस्था था, बाजारी व्यवस्था हो, औद्योगिक व्यवस्था हो, व्यापारिक नीति हो, इन सभी में बदलाव देखने को मिलने लगा। सन 1757 में जब भारत अंग्रेज़ों से हार गया प्लासी का युद्ध, तो उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला। इसी के बाद अंग्रेज़ों ने अपने द्वारा इकट्ठा किया गया संपत्तियों को सुरक्षित और गारंटी तरीके से एक स्थान पर सुनियोजित करने के लिए उन्होंने 1770 में बैंकिंग प्रणाली का शुरुआत किया। तो भारत में बैंकों की स्थापना की बात अगर किया जाए तो 1770 में सबसे पहले कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से एक बैंक की शाखा खोला गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था और उन्हीं के द्वारा इकट्ठा किया गया संपत्ति को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम चालू किया गया, जो कि यह 1832 तक कार्यरत रहा। धीरे धीरे बैंकों को मॉडिफाई करने के लिए समय समय पर नए नए बैंकों की स्थापना होने लगा। 1778 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक दूसरी शाखा खोली गई, यह भी कोलकाता में ही खोली गई थी। उसके बाद 1786 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल खोला गया, ये भी कोलकाता में खोला गया, क्योंकि कोलकाता उस समय अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। अब भारत में बैंकिंग सिस्टम जो था, उसको एक सुचारू रूप प्रदान करने के लिए भारत में बैंकों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला था इंपीरियल इंडिपेंडेंस फेज। इस फेज में 1786 से लेकर 1947 तक का जो फेज था, जिसमें बैंक खुले गए थे, उनको रखा गया। सेकंड फेज जो था वो मध्यमान फेज था, जिसमें 1947 से लेकर 1991 तक का जो भी बैंक खुला था उसको रखा गया। और थर्ड फेज जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, जो कि 1947 से अब तक के समय में जितने भी बैंकिंग प्रणालियों में सुधार किया गया या जो भी नए नए कार्यक्रम किए गए बैंकों के द्वारा, बैंकों के माध्यम से, उसको इसमें सम्मिलित किया गया ताकि इसे समझने में आसानी हो पाए। तो भारत में अब बैंकों का सिलसिला धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। अगला वाणिज्यिक बैंक के तौर पर
सबसे पहले बंगाल में तो खुला ही था, लेकिन अब बंगाल से हटकर अन्य राज्यों में भी बैंकिंग प्रणाली अपना पैर पसारना प्रारंभ कर दी। तो अवध वाणिज्यिक बैंक के नाम से 1881 ईस्वी में फैज़ाबाद में एक बैंक की स्थापना की गई, जो कि 1958 तक, आज़ादी के बाद तक ये बैंक कार्यरत रहा। उसके बाद 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में एक बैंक खोला गया। यह बैंक जब अंग्रेज़ों ने 1864 का इलाहाबाद की संधि किया भारतीयों के साथ, नवाबों के साथ, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी को वर्षगांठ के रूप में संयुक्त बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई। इस बैंक में भारतीय तथा गैर भारतीय लोग भी अपने धनों को सुरक्षित रख सकते थे। अगला बैंक 1894 ईस्वी में इसे पंजाब नेशनल बैंक के नाम से खोला गया, और यह वह बैंक था जो पहली बार किसी गैर विदेशी व्यक्ति ने खोला, जो भारतीय मूल के थे और एक प्रकार से भारतीय पूंजीपति थे, जो लाला लाजपत राय थे, जिनको आप लोग इतिहास में कई बार नाम सुन चुके हो। इन्हीं के द्वारा लाहौर में, जब लाहौर हम लोग का एक साथ था, भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही साथ था, तो लाहौर में इसकी शाखा खोली। और वर्तमान समय में पंजाब नेशनल बैंक की जो शाखाएं हैं, यानी हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है। अगला बैंक 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खोला गया, जो कि विदेशों में शाखा खोलने के लिए भी स्वतंत्र हो गई। यानी अब तक जितने भी बैंक था वो केवल और केवल मात्र भारत में ही अपने शाखा खोल सकती थी, विदेशों में किसी प्रकार की शाखा खोलने की कोई परमिशन नहीं था। लेकिन 1906 में जो बैंक ऑफ इंडिया खोला गया, वो विदेश में भी अपना शाखा खोल सकती थी, और पहली बार वे 1946 ईस्वी में यूके में अपना एक शाखा खोली। अगला बैंक जो था 1906 में ही बैंक ऑफ बड़ौदा खोला गया, जो सर्वाधिक विदेशी शाखाओं को खोलने वाली बैंक बन गई। अगला 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूर्ण तरह से स्वदेशी थी। पूर्ण तरह से स्वदेशी कहने का मतलब ये था कि इसमें केवल और केवल भारतीय व्यक्ति ही अपना धन को इकट्ठा कर सकते थे, अन्य किसी व्यक्ति को इसमें धन इकट्ठा करने की परमिशन नहीं थी। अगला बैंक 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह बैंक खोला गया। इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्तियों को अपने द्वारा बचाए गए कुछ धन को इसमें इकट्ठा करने का संदेश दिए थे, इसीलिए इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। अगला 1968 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, जो अब तक का अंतिम बैंक था ब्रिटिश राज में खोले जाने वाले बैंक। यानी ब्रिटिश राज में अंतिम बैंक के रूप में बैंक ऑफ बॉम्बे खुला, जो कि 1968 में इसकी स्थापना की गई। अब बैंकों में थोड़ा सा सुधार करने के लिए, बैंकों को रेगुलेशन करने के लिए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, यानी बैंकों में घोटाला ना हो, इसको सुधार करने के लिए सभी प्रेसिडेंसी बैंकों का एक साथ मर्ज कर दिया गया। जैसे कि अभी विभिन्न प्रकार के बैंकों को एक साथ मर्ज किया जाता है, उसी तरह उस समय भी किया गया था। तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में 1806 ईस्वी में बैंक खुला था, मुंबई प्रेसिडेंसी में 1840 में, और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1843 में जो बैंक खुला था उसको और इस प्रकार के 70 और बैंकों को मिलाकर एक साथ मर्ज कर दिया गया 27 जनवरी 1921 को। और इस प्रकार के लगभग 70-75 बैंकों को एक साथ मिलाकर जिस बैंक की स्थापना हुई उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, जो बाद में वही बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानी गई। और स्टेट बैंक, यही स्टेट बैंक जो थी 1955 में एक एक्ट के माध्यम से रेगुलेट होना प्रारंभ हुई। अब बैंकों में विभिन्न प्रकार के जो खामियां था उनको सुधार करने के लिए भारत में एक कमीशन की
स्थापना की गई। 1921 में पहला हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई। इनका काम था कि बैंकों में हो रही गड़बड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उनसे छुटकारा पाने के लिए किन किन उपायों को किया जा सकता है उनके बारे में बताया जाना। तो हिल्टन ने अपना रिपोर्ट 1926 ईस्वी में सौंप दी और सभी बैंकों को एक रेगुलेशन करने के लिए एक रेगुलेटरी बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। इसी के माध्यम से आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया भारत में और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई और उस समय इसकी जो हेड क्वार्टर थी वो कोलकाता रखी गई और इस समय इसका जो पूंजी था वो लगभग 5 करोड़ के आसपास था। इसके बाद इस बैंक की जो मुख्यालय थी 1937 में फिर से परिवर्तित कर दी गई और इसे मुंबई में स्थापित कर दी गई, जो कि आज भी इसका वहीं पर हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसमें और थोड़ा सा सुधार करने के लिए 1 जनवरी 1949 को इसमें रेगुलेशन पास किया गया और इसे अब एक राष्ट्रीयकृत बैंकों के तौर पर देखा जाने लगा और इसे नेशनलाइज कर दिया गया। इसके पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो ओसबोर स्मिथ थे, जो 1935 से लेकर 37 तक इस पद को धारण किए हुए थे। सेकंड गवर्नर जो आरबीआई के हुए वो जेम्स टोयलर जो हुए और तीसरा गवर्नर जो सीडी देशमुख थे, उन्हें भारत में पहला गवर्नर के रूप में जाना जाता था। ये भारतीय थे, भारतीय मूल के पहला गवर्नर थे। ऐसे तो अगर पहला गवर्नर देखा जाए तो ओसबोर स्मिथ थे, लेकिन भारत के तरफ से जो भारतीय गवर्नर फर्स्ट जो थे वो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान गवर्नर का अगर बात किया जाए प्रेजेंट टाइम का गवर्नर का, तो शक्तिकांत दास जो है ये 25वें नंबर का गवर्नर हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के पीछे कारण यह था कि भारत में उस समय बहुत सारा क्षेत्र शहरी क्षेत्र था और उन शहरी क्षेत्रों में 10% क्षेत्र में ही बैंकिंग प्रणाली थी और 90% जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बैंकों का कोई नाम निशान नहीं था। यानी 10% में 10% बैंकिंग प्रणाली था, लेकिन 90% जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बैंकों का अभाव था। तो लोगों को अपने धन की जो जमावड़ा था वो करने में बहुत ही दुविधा उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए आरबीआई को रेगुलेट करके इसमें नए नए बैंकों की स्थापना करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इसीलिए 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। तो जय हिंद दोस्तों, अगला लेसन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।